नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे माओवाद से निपटने के लिए 5 सूत्री योजना पर। 5 सूत्री योजना जिसको केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए बनाई है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है। तो भारत के जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातीय लोग रहते हैं, इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य जो नक्सल प्रभावित हैं और यहाँ माओवादी लोग रहते हैं। माओवाद क्या है? माओवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने फ़ायदों और अपने राजनीतिक फ़ायदे या सामाजिक फ़ायदे को मनवाने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए हिंसक हिंसक संघर्ष करते रहते हैं। तो इस विचारधारा को माओवाद या नक्सलवाद कहा जाता है। ये सब लोग छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में, वहाँ के जंगल में, मतलब वहाँ के जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं और ये हमेशा हिंसा करते रहते हैं। तो बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले में नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक 5 सूत्री योजना के क्रियान्वयन के सहयोग की मांग की गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा कि बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद मतलब माओवाद से प्रभावित जिले जो जो जहाँ जहाँ हैं, वहाँ पर नक्सलवाद के प्रभाव, मतलब माओवाद को या नक्सलवाद भी कहते हैं क्योंकि यह नक्सल नामक स्थान से शुरू हुआ था। तो माओवाद या नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक 5 सूत्री योजना के क्रियान्वयन के सहयोग की मांग की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। राज्य द्वारा योजना को क्रियान्वयन करने में केंद्र सरकार से विशेष अनुदान की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भारतीय सरकार से केंद्र सरकार से विशेष अनुदान की मांग की गई है, जिससे ये 5 सूत्री योजना क्रियान्वयन किया जा सके। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर में गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में अतिरिक्त सीआरपीएफ बल तैनात करने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले भी, मतलब कोई पहली बार नहीं है, सितंबर में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि अतिरिक्त सीआरपीएफ बल राज्य में तैयार करें। अब देखते हैं 5 सूत्री योजना क्या क्या है। पहला है रोजगार सृजन। बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ वन क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए क्षेत्र के सभी 7 आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टर के नियंत्रण में 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए। कोई हिंसक प्रदर्शन क्यों करता है? जब उसके पास खाने के लिए सामान नहीं होता, पैसा नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होता, तो मजबूरी में उसे वह काम करना पड़ जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में सबसे पहले 5 सूत्री योजना में रोजगार का सृजन हो, जिससे लोग रोजगार में लगें, उनके पास खाने के लिए पैसा हो, रहने के लिए घर हो, सब कुछ हो, तो वह माओवाद जैसी विचारधारा से न जुड़ें। अगर उनके पास कुछ होता नहीं है तो उन्हें मजबूरी में माओवाद जैसी विचारधारा से जुड़ना पड़ जाता है। इसलिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बस्तर क्षेत्र के जो 8 जिले आते हैं, सभी 7 जिले जो आते हैं, उनके जिलाधीश मतलब डीएम के नियंत्रण में 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे वो रोजगार का सृजन कर सकें। दूसरा है कनेक्टिविटी। दुर्गम क्षेत्रों में मौजूद सड़क तथा रेल पटरियों को अपग्रेड किया जाए और दूर दराज तथा आंतरिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षित बेस और हेलीपैड की सुविधा प्रदान की जाए। दूसरा सबसे मुख्य चीज़ है कनेक्टिविटी। जो वन क्षेत्र हैं, जो ज़िले वन क्षेत्र में पड़ते हैं, इनको बाकी भारत के अन्य ज़िलों से, अन्य शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छे सड़क और रेल पटरियाँ होने चाहिए, जिससे वो विकास कर सकें और उन रणनीतिक स्थलों पर सुरक्षित बेस और हेलीपैड की सुविधा होनी चाहिए, जिससे माओवाद से लड़ने में भारतीय सेना कुछ कर सके। अब आते हैं स्टील प्लांट की स्थापना। यदि बस्तर के लौह अयस्क से समृद्ध क्षेत्र में स्टील प्लांट स्थापित किया जाता है तो उन्हें 30% छूट के साथ लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए। तीसरा है स्टील प्लांट की स्थापना। यदि बस्तर के लौह अयस्क से, बस्तर में लौह अयस्क बहुत मिलता है, वहाँ पे देखो जमशेदपुर, टाटा, ये सब मतलब आपको ज़्यादा इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी जहाँ पर स्टील कंपनी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें है कि यदि बस्तर का कोई लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र में स्टील प्लांट स्थापित किया जाता है, कोई स्टील प्लांट स्थापित करता है, तो उससे 30% छूट के साथ लौह अयस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के लिए अगर 100 रुपये रेट है तो 100 रुपया, लेकिन अगर बस्तर के लिए वही 70 रुपये में मिलेगा। अगला है कोल्ड चेन अवसंरचना। क्षेत्र में वन उत्पादों के संग्रहण तथा भंडारण के लिए केंद्र के अनुदान से कोल्ड चेन और अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएं तथा जिन क्षेत्रों में
विद्युत ग्रिड की पहुंच नहीं है, उन क्षेत्रों को नए सौर ऊर्जा जनरेटर स्थापित करने में मदद की जाए। अगला है कोल्ड चेन और अवसंरचना। क्षेत्र में वन उत्पादों के संग्रहण। वन उत्पादों मतलब लकड़ी से चंदन की लकड़ी, फल, कंदमूल, औषधि, इन सब उत्पादों के संग्रहण तथा भंडारण के लिए केंद्र के अनुदान से कोल्ड चेन और अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएं, जिससे इनका संग्रहण और भंडारण किया जा सके। और जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से, सौर ऊर्जा जनरेटर के माध्यम से बिजली पहुँचाई है। अगली है सिंचाई परियोजना। बस्तर क्षेत्र में भविष्य की सिंचाई परियोजनाओं यथा बोधघाट सिंचाई परियोजना आदि पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए। बस्तर क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं बहुत कम हैं, वहाँ पर नहरें कम हैं, वहाँ पर बिजली की सही से व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ पर खेतों की सिंचाई के लिए बोधघाट सिंचाई परियोजना जैसी योजनाएं पर काम शुरू किया जाए। यह बस्तर क्षेत्र के लिए 22,653 करोड़ रुपए की लागत वाली एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह बस्तर क्षेत्र के कृषि के विकास के लिए, उसकी सिंचाई के लिए 22,653 करोड़ रुपए के लागत से लगने वाली एक बहुउद्देशीय, बहुत ज़्यादा उद्देश्य की एक सिंचाई परियोजना है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर। छत्तीसगढ़ को भारत में नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद या माओवाद छत्तीसगढ़ में ही होता है। माओवादी आंदोलन की शुरुआत में राज्य में कुल 27 में से 18 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव था। जब माओवादी आंदोलन छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में शुरू हुआ तो यहाँ के 27 में से 18 जिलों में प्रारंभिक मतलब शुरुआत में 27 में से 18 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव था। 1980 के दशक की शुरुआत में 40,000 वर्ग किलोमीटर का बस्तर क्षेत्र, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कांकेर जिला शामिल थे, भारत में माओवादी आंदोलन का गढ़ बन गया था। बस्तर के जिले मतलब बस्तर क्षेत्र था जो जंगली क्षेत्र है, मतलब वन क्षेत्र है, यहाँ का दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कांकेर जिला, ये 5 जिले भारत में माओवादी आंदोलन का गढ़ बन गया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2010 में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की हत्या की गई थी। बस्तर क्षेत्र में हमेशा शांति से सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए शांति से प्रदर्शन कभी नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा हिंसा का सहारा लिया जाता है। इसलिए यहाँ के नक्सलियों ने 2010 में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। 2010 में हुए हमले में 76 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, और उसके बाद कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके कुछ शीर्ष नेता की हत्या की गई थी। इसमें कुछ कांग्रेस के नेता मारे भी गए थे। अब बात करते हैं राज्य सरकार की रणनीति क्या है। राज्य सरकार ने पूर्व के नक्सलवादियों और स्थानीय युवाओं को शामिल करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी नामक एक स्थानीय मिलिशियाई नागरिक सेना बनाकर सलवा जुलूम नामक आंदोलन का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने पूर्व के नक्सलवादियों और स्थानीय युवाओं को शामिल करने हेतु, जो पहले नक्सलवादी थे, हिंसा करते थे लेकिन वो हिंसा छोड़ चुके हैं, उनको और वहाँ के स्थानीय युवाओं को शामिल करके एक विशेष पुलिस अधिकारी नामक अस्थायी मिलिशियाई या नागरिक सेना बनाकर, मतलब एक नागरिक सेना बनाकर, जिसमें वहाँ के स्थानीय युवा शामिल हों और ऐसे नक्सली शामिल हों जो नक्सल छोड़ चुके हैं, मतलब जो हिंसा का काम छोड़ चुके हैं, ऐसे मतलब नक्सली शामिल हों। तो जो इनकी सेना होगी, इनको सलवा जुलूम नामक आंदोलन का समर्थन किया। व्यापक स्तर पर आदिवासियों की हत्या और विस्थापन के बाद वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पहल को गैरकानूनी करार दिया गया तथा राज्य सरकार को इसे भंग करने का आदेश दिया गया। इसकी स्थापना के बाद बहुत सारे आदिवासियों की हत्या हुई और उनका विस्थापन के बाद से 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संगठन को गैरकानूनी करा दिया और राज्य सरकार को इसे भंग करने का आदेश दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदिवासियों की हत्या हो रही थी। इसके बाद राज्य द्वारा अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर विशेष बल देते हुए एक नई बटालियन, जिसे आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स के तर्ज पर बनाया गया था, कोबरा, को गठन किया गया। इसके बाद मतलब इस संगठन के खत्म करने के बाद, जो संगठन वहाँ के आदिवासियों की हत्या कर रहा था, इसके बाद राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन पर विशेष बल देते हुए एक कोबरा का गठन किया गया, एक नया बटालियन कोबरा का गठन किया गया, जिसे आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स के तर्ज पर बनाया गया। वर्तमान समय में माओवादियों को राज्य के दक्षिणी जिलों तक सीमित रखने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्तमान समय माओवादी छत्तीसगढ़ के सघन दक्षिणी इलाके में रह रहे हैं, बाकी उनको कई क्षेत्रों से निकाल दिया गया है। अब आते हैं इसकी आलोचना पर। विपक्षी दलों के अनुसार
राज्य सरकार योजना बनाने तथा उस पर काम करने के बजाय केंद्र से केवल मौद्रिक मदद चाहती है। जो विपक्षी दल हैं, जो छत्तीसगढ़ के विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि यहाँ की राज्य सरकार कोई सही काम करने से ज़्यादा सिर्फ केंद्र से एक मदद चाहती है, केवल मदद चाहती है, जिसे मतलब सिर्फ दिखावा कर रही है। राज्य द्वारा पेश योजना में स्पष्टता का अभाव है। योजना माओवाद के प्रसार को रोकने में किस प्रकार मदद करेगी, इसमें यह उल्लिखित नहीं है। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य द्वारा जो योजना पेश की गई है यह स्पष्ट नहीं है और यह योजना माओवाद को कितना रोक सकती है, माओवाद के प्रसार को कितना रोक सकती है, यह भी उल्लिखित नहीं है। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच नक्सलवाद के मुद्दे पर सहकारी संघवाद, संस्थागत समन्वय और संयुक्त तंत्र के कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव देखा गया है। अतः नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति में केंद्र राज्य सहयोग प्रभाव प्रथम आवश्यकता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच नक्सलवाद के मुद्दे पर सहकारी संघवाद का अभाव देखा गया है। मतलब सहकारी संघवाद क्या है? संस्थागत समन्वय और संयुक्त तंत्र के कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव देखा गया है। मतलब केंद्र और राज्य सही तरीके से एक दूसरे से समन्वय नहीं स्थापित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नक्सलवाद का बहुत देखा गया है। इसलिए केंद्र और राज्य के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मतलब केंद्र राज्य की सहयोग करे और राज्य केंद्र की। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो माओवादी की गोली की तरह लाइक ठोक दो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।